आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल आत्मवत् सर्वभूतेषु। प्यारे भैया बहनों, तक्षशिला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर कक्षा 12 विषय मनोविज्ञान। तो हम आइए इस प्रथम कड़ी में चलते हैं कि मनोविज्ञान के निबंधात्मक प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है उनके विषय में चर्चा करते हैं। प्रश्न है, प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियमों की विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक ये चीज है, प्रश्न में ध्यान देना, और दूसरी चीज इनके नियम। इन दोनों के इर्द गिर्द चलना होगा। इन दोनों के इनके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो हम इस प्रश्न को ठीक प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको संपन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है, ये प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षात्मक है प्रत्यक्षीकरण ये क्या चीज है। प्रत्यक्षीकरण को नहीं समझेंगे तब तक हम इसके नियमों को और आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको प्रत्यक्षीकरण इसको देखना होगा। प्रत्यक्षीकरण क्या है इसको जानना होगा। ये जानेंगे तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हम देखना, हमारी आंखों से सीधा सीधा उस वस्तु को हम देखते हैं, उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हमारी आंखों से हम सीधा उस वस्तु को देखते हैं, उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रतिजोड़ इच्छ, यानी आंखों के जो सामने है। प्रतिजोड़, प्रति का मतलब सामने, इच्छ मतलब आंखों के। तो जो आंखों के सामने है अर्थात देखना है, शाब्दिक अर्थ ये हो ही गया। अब हम इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या मानते हैं, कैसा समझते हैं। तो हम किसी वस्तु को प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो पूर्ण रूप में करते हैं, अर्थात जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसका विभिन्न यानी अलग अलग भागों का अध्ययन करके उसे एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में होता है। अब ये इसका मनोविज्ञान के तरीके से इसकी परिभाषा हो गई है, और इसकी सरल परिभाषा यही है कि हम कोई भी चीज को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि अलग अलग तरीके से हम नहीं देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और व्यक्ति का हम चित्र देख रहे हैं, तो चित्र देख रहे हैं तो संपूर्ण देखते हैं, यानी एक पूरी इकाई है। व्यक्ति का जो चित्र है वो पूरी एक इकाई है और हम उसको देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं देख रहे हैं कि उसकी एक आंख देख रहे हैं, एक नाक देख रहे हैं, एक कान देख रहे हैं, यानी सभी जो उनके अंग है उन सभी अंगों को मिला करके एक मनुष्य, एक आदमी इकाई हो गया, उसको इकाई के रूप में हम देखते हैं। इसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। संगठित रूप में देखते हैं इसको, संगठित रूप में कान, आँख, नाक, गला जो भी है उनका भाव वगैरह सभी को संगठित रूप से देखते हैं। संगठित रूप से देखते हैं, उनको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये मनोविज्ञान की भाषा में इसकी परिभाषा है। हम कोई चित्र देख रहे हैं, जैसे हम गाय का चित्र देख रहे हैं तो हम गाय के पैर है ना, कान है, नाक है, आँख है, उन सबको एक साथ देख रहे हैं, संगठित रूप से देख रहे हैं। उस संगठित रूप को देखना ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, संगठित रूप से देखना, है ना। तो इसी प्रकार ये प्रत्यक्षीकरण का ठीक प्रकार से अर्थ समझाने का मैंने प्रयत्न किया है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी और शाब्दिक तरीके से भी और अपने ढंग से भी मैंने समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। यानी किसी भी वस्तु को संगठित रूप में देखना, उनके सभी अवयवों को मिला करके एक साथ देखना। इसका प्रतिपादन कोपका और वर्धईमर, कोपका और वर्धईमर ये विदेशी मनोविज्ञान के विद्वान थे और इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये 1912 में किया।
और इस सिद्धांत का नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब इसका अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का होता है पूर्ण। क्या है? पूर्ण। वही पूर्ण जो व्यक्ति को हम देख रहे हैं या बताए अपने पीछे के उसको पूरा देख रहे हैं, आंख कान नाक गला सब आंखें बाल वगैरह सब देख रहे हैं, पूर्ण देखते हैं, तो उसको गेस्टाल्ट कहते हैं। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण, और ये सिद्धांत कहलाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। प्रत्यक्षीकरण गेस्टाल्ट सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉलर कोपा उदयमल ये 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। और जिसका अर्थ होता है पूर्ण। परीक्षा में आ सकता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण। गेस्टाल्ट सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो कॉलर को है और वर्दयमल, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। कब किया? 1912 में। तो इस प्रकार इनका ऐसा आ सकता है। प्रत्यक्षीकरण का करण की वो है परिभाषा लिखो तो हम सब लिख सकते हैं। मैंने बता दिया मेरे, है ना, साधारण भाषाई दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, और उसको सरल करके मैंने बता दिया। अब अपन तो ये तो समझ में आ ही गया कि प्रत्यक्षीकरण क्या है ना, इन्होंने प्रतिपादित किया, कब किया, इसका अर्थ क्या है। अब प्रत्यक्षीकरण ये तो हमारा पूर्ण हुआ। अब हम बढ़ते हैं इनके नियमों की ओर। नियम यानी नियम क्या क्या है प्रत्यक्षीकरण के? हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु को देखने के कई प्रकार से देखी जाती है। तो सबसे पहला नियम है वस्तु को देखने का। प्रत्यक्षीकरण संगठन का पहला नियम है आकृति और पृष्ठभूमि का नियम। आकृति और पृष्ठभूमि का नियम। अब ये पढ़ने में तो बड़ा कठिन लगता है, परंतु सरल ये है कि वस्तु क्या हो गया? ये हमारी वस्तु है। पृष्ठभूमि के जो पीछे का जो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि जिसको बैकग्राउंड है या पीछे का जो दृश्य होता है ना, उसको बैकग्राउंड कहते हैं। फिर पृष्ठभूमि इसमें आ गया आकाश, ये पृष्ठभूमि आकाश। तो वस्तु हो गया चंद्रमा और पृष्ठभूमि हो गया आकाश। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आकाश के चंद्रमा चिपकाया हुआ है और चारों ओर उनकी वो पृष्ठभूमि है ना, बैकग्राउंड है, जिसको बैकग्राउंड कहते हैं। और वस्तु है, उस बैकग्राउंड पर जो दिख रही है वस्तु है वो चंद्रमा है। इसी प्रकार वस्तु जैसे पुस्तक, वस्तु क्या होगी? पुस्तक होगी और पृष्ठभूमि उसकी टेबल होगी। टेबल उसकी पृष्ठभूमि, जैसे चंद्रमा और आकाश हुआ है वैसे ही पृष्ठभूमि होगी टेबल, और उसके ऊपर रखी हुई पुस्तक है वो वस्तु होगी, और वस्तु की पृष्ठभूमि क्या होगी? टेबल होगी। तो ऐसा आकृति है ना, आकृति होगी पुस्तक और पृष्ठभूमि होगी टेबल। आकृति और पृष्ठभूमि होगी टेबल। इसी प्रकार हम पृष्ठभूमि कभी भी पृष्ठभूमि भी आकृति बन जाती है। पृष्ठभूमि कैसे आकृति बन जाएगी? जैसे पहले तो हमने देखा कि टेबल पृष्ठभूमि है और उसके ऊपर जो आकृति है वो क्या है? पुस्तक है। परंतु थोड़ी देर बाद हमने ऐसा देखा कि जो पर्स है, पर्स को हमने पृष्ठभूमि मान लिया और आकृति टेबल हो गई। आकृति में से छोटी होती है, पृष्ठभूमि विशाल होती है, बड़ी होती है उससे कई गुना। ऐसे ही हम टेबल को और दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि दीवार के पास में टेबल रखी हुई है तो पूरी दीवार है वो टेबल की आकृति होगी, टेबल की पृष्ठभूमि होगी और टेबल स्वयं है वो आकृति बन गई। और किसकी आकृति बन गई? ये दीवार की आकृति बन गई। दीवार की पृष्ठभूमि दीवार है और उसकी आकृति टेबल है। तो ऐसे इसको आकृति और पृष्ठभूमि के बारे में समझाने का मैंने प्रयत्न किया है और आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे आकृति और पृष्ठभूमि। अब दूसरा नियम है निकटता का नियम। ये निकटता का नियम क्या है? बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। स्थान पर एक दूसरे के समीप होती है वह एक इकाई के रूप में आसानी से प्रत्यक्षीकरण कर ली जाती है। अब जैसे मान लो ये कई छड़ियां हैं, 1 2 3, एक समान है जिसका रंग एक जैसा है, आकृति भी एक जैसी और रखी हुई है।
और हम उसको देखेंगे तो एक छड़ियां तो 3 है, 4 भी हो सकती है, और 3 4 ये छड़ियां हैं, और ये छड़ियां हमको एक इकाई के रूप में देखते हैं। हमारे जो हम देखते हैं उसको एक इकाई के रूप में देखते हैं। है 3 4 छड़ियां, 5 छड़ी भी हो सकती है, तो वो एक इकाई है। तो इसको कहते हैं निकटता का, ये पास पास में रखी हुई है, निकटता का नियम, पास पास में रखी हुई छड़ियां हैं, और हम निकटता, इसको हम निकटता का नियम कहते हैं। एक जैसी आकृति, एक जैसा रंग और पास पास में रखते हैं, तो वो हो गई एक, जो कहना चाहिए उसका जो इकाई होगी, एक इकाई होगी, और एक इकाई के रूप में इनको देख रहे हैं। तो 3 छड़ियां, परंतु रंग और आकृति में समान है, और इसका इकाई एक ही होगी है। तो ऐसे निकटता का नियम है, इसको कहते हैं निकट, पास पास में वस्तु रखी हुई है और एक समान है। फिर समानता का नियम, अब ये समानता का नियम क्या है? ये निकटता का नियम, निकटता का नियम हो गया है, और हम आगे बढ़ते हैं समानता के नियम की ओर। अब जो समानता के नियम की ओर बढ़ते हैं, आकार में एक दूसरे के समान है, वे एक इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण की कर ली जाती है। अब देखिए, ये है सभी के सभी चतुर्भुज, देख रहे हैं आपको, सभी के सभी चतुर्भुज हैं और एक पंक्ति में है, तो इसका मतलब हो गया, तो पास में आकृति एक जैसी होने के कारण एक इकाई हो गई। ये त्रिभुज है और आकृति समान है, इसका एक इकाई हो गई, और ये वृत्त है और ये वृत्त सभी एक जैसे हैं, तो इसके में 3 इकाइयां हो गई है। समानता का नियम, एक जैसी होने के कारण इनकी 3 इकाइयां होगी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई एक टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट में टीमें आई हुई है ना, फुटबॉल की टीमें आई हुई है, और इनमें सभी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो इनके अलग गणवेश हैं, इनका अलग गणवेश है, इनका नीला है तो इनका लाल है, और इनका है पीला गणवेश है, और ये तीनों टीमें एक ही मैदान में बैठी है, और हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं और देख रहे हैं, तो तीनों अलग अलग रंग के होने के कारण एक जैसे एक पंक्ति में, तो हमने इनको 3 इकाइयों के रूप में देख लिया है। तो इसको कहते हैं समानता का रूप, समानता का नियम। चलो समानता में आगे बढ़ते हैं। निरंतरता, ये निरंतरता क्या है? निरंतरता ही जिन वस्तुओं के इकाई के रूप में सरलता से प्रत्यक्षीकरण कर ली जाती है। अब देखो, ये चेन है, कोई प्रकार की एक चेन है और इनकी कड़ियां हैं, ये देख रहे हैं ना, तो ये एक चेन है और इनकी कड़ियां हैं, और ये बिल्कुल एक दूसरे से निरंतर जुड़ी हुई होती है और आगे बढ़ती है। तो यानी इसका मतलब हो गया ये निरंतरता जुड़ी हुई है और निरंतरता। और हम इस चेन, कड़ी बहुत सारी है, इसमें कोई सैकड़ों कड़ी है, परंतु इसको एक इकाई के रूप में देखा जा रहा है, एक ही इकाई के रूप में, एक ही यूनिट के रूप में इसको देख रहे हैं, इसलिए ये निरंतरता होने के बावजूद भी इसको एक इकाई के रूप में देख रहे हैं। तो ये बंद आकृति, देखो इसमें 2-3 प्रकार, बंद आकृति भी कहते हैं इसको, आच्छादन भी कहते हैं, पूर्ति भी कहते हैं, ये 3 है। बंद आकृति भी कहेंगे तो चलेगा, आच्छादन कहेंगे तो भी चलेगा, और पूर्ति कहेंगे तो भी। किसी आकृति में कोई अपूर्णता होती है तो व्यक्ति उसे पूर्णता की ओर देखेगा, है ना, ये जो पूर्णता की ओर देखेगा। जैसे देखो, आपको मैं बता दूं, ये त्रिभुज है और इन त्रिभुज का तो तीनों भुजाएं जिसकी, है ना, बंद होती है, बंद आकृति होती है, परंतु इसमें यहाँ है ना, यहाँ जगह छोड़ दिया, तीनों जगह खुली है, फिर भी हम इसको बंद करके इसको त्रिभुज मान कर देख रहे हैं, है ना। तो हमारा देखने का जो भाव है, जो हम देखते हैं, तो इसको खुली आकृति नहीं देखते, पूर्ण देखते हैं, है ना। इसी प्रकार जैसे ये है ना, दिख रहा है, ये व्रत है, व्रत में बीच में जगह छोड़ी हुई है, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? व्रत कहेंगे, यानी जो पूर्णता की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस बंद आकृति, खुली आकृति फिर भी इसको बंद मानते हैं, बंद है तभी तो त्रिभुज हुआ है ना। आच्छादन मतलब जब जगह छूट गई, वो हमारे मन से हम उसको पूरी कर लेते हैं, है ना, तो इसको वर्ग बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। जगह छुट्टी होने के कारण भी अपूर्ति,
यानी जहाँ जगह छूट गई उसकी पूर्ति करते हुए उसको निकटतम आकृति बता देते हैं। त्रिभुज की निकटतम आकृति त्रिभुज बना दिए, वृत्त की निकटतम आकृति वो वृत्त बना दिया। तो ऐसे बंद आकृति है ना, आच्छादन या पूर्ति, उसकी पूर्ति हम करके वो निकटतम आकृति का है हमारे मन मस्तिष्क में चित्र बना लेते हैं या उनको निकटतम आकृति के रूप में देखकर। तत्परता का नियम, ये तत्परता का नियम है, हम मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से तैयार हैं। जैसे हम ना रेलवे स्टेशन पर गए हैं और जब रेलवे स्टेशन पर गए हैं और ट्रेन जैसे ही आती है तो हम दूर से पता लगाते हैं, क्योंकि हम तत्परता रहे ट्रेन में बैठ के हमको अमुक स्थान पर जाना है, तो हम क्या करते हैं ट्रेन को देख करके उसको एक के रूप में वो शीघ्रता से पहचान कर देते हैं। यात्री और रेल का इसमें उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है ना। ये मानसिक रूप से तैयार, जिसके कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार है। कैसे? फिर हम आगे बढ़ते हैं, सातवां तत्परता का नियम हो गया। सातवां प्रेरणा का नियम। प्रेरणा का मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति को भूख लगी है, यानी भूख उसकी प्रेरणा बन गई है। अब भूख लगी है तो उसको क्या है, उसको जो खाद्य सामग्री सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण करेगा, खाद्य सामग्री का प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले करेगा, है ना, और अच्छी तरह से प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। भूख लगी होती है तो प्रेरणा उसके अंदर से जगी हुई है कि हमको क्या करना है, जो खाने की वस्तु है उसको उसके ऊपर सबसे पहले उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये प्रेरणा का हो गया। हमारे पास 10 वस्तुएं पड़ी है और जो भूखे व्यक्ति को पास में लाएंगे तो सबसे पहले उनको ठीक प्रकार से जो खाने की वस्तु उसको देखेगा। तो ये हो गया प्रेरणा का नियम, प्रत्यक्षीकरण में प्रेरणा का नियम। फिर मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति, ये मनोवृत्ति का मतलब होता है व्यक्ति की मन में क्या है, सकारात्मक भाव है या नकारात्मक भाव है। अब किसी व्यक्ति को सकारात्मक भाव से देखेगा तो उसके गुणों का, उनकी अच्छाइयों का वर्णन करेगा और उसके अंदर अच्छाई और गुण ही गुण दिखेंगे, है ना, और उनको उपयोगी दिखेगा। और उसके अंदर यदि नकारात्मक भाव है, यदि उसके अंदर नकारात्मक भाव है तो व्यक्ति किसी को देखेगा तो उसके मन में उसके कहना चाहिए कि नुकसान और उनकी कमियां और उनके दोष, उनकी गलतियों के बारे में देखेगा और विचार करेगा कि गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो ऐसे मनुष्य के मनोवृत्ति का भी देखने का जो प्रत्यक्षीकरण में मनोवृत्ति का भी नियम है, वो अति महत्वपूर्ण है, मनोवृत्ति का नियम। फिर परिचय का नियम, ये समग्रता का नियम। ये समग्रता का नियम किसी भी वस्तु को अलग अलग रूप में नहीं देखा, एक संगठित रूप में देखते हैं। यानी समग्रता का नियम ये है कि हमने कोई गुलाब का पुष्प देखा है तो गुलाब का पुष्प देखा तो उसको पूरा देखे, समग्र देखा है हमने, समग्र देखा, संगठित रूप में देखा है। इसको अलग अलग नहीं देखा, उसकी पत्ती हमने अलग नहीं देखी, उसके कांटे हमने अलग नहीं देखे, उनकी पंखुड़ी हमने अलग नहीं देखी, उसको हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं, समग्र रूप से देख रहे हैं। इसको कहते हैं समग्रता का रूप। सभी उनके अवयवों को मिला करके एक साथ देखना, इसको कहते हैं समग्रता का रूप से देखना, यानी गुलाब के पुष्प का। फिर हम देखते हैं परिचय का नियम। परिचय का नियम पूर्व में परिचित है उसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम कहीं पर जाते हैं और कोई लिखा हुआ होता है तो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो हमने हिंदी को अच्छी तरह पढ़ रखा है। तो हिंदी में जो लिखा हुआ है तो हमको पूर्व से हम परिचित है और फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। परंतु उसी स्थान पर यदि हम किसी स्थान पर गए और हिंदी की बजाय, हिंदी की अपेक्षा उसमें तमिल में लिखा हुआ है, कन्नड़ में लिखा है, मलयालम में लिखा है, तो अन्य भाषा में लिखा है, वो हमको भाषा आती नहीं है, तो ये हमारे लिए उसका कोई प्रकार का प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर सकते हैं। वो क्योंकि उससे परिचित नहीं है तो प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं। जिस वस्तु का हम परिचित नहीं है, जिस वस्तु से उसका प्रत्यक्षीकरण करना संभव नहीं है। यदि कोई इलेक्ट्रिक वस्तु है जिसको हम चलाना जानते हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण ठीक से कर सकते हैं, और उसी दूसरी इलेक्ट्रिक वस्तु है और उसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे भाई ये व्यक्ति हैं, अब मिक्सी को चलाना नहीं जानता, इलेक्ट्रिक वस्तु और मिक्सी को चलाना नहीं आता है, तो ये उनके लिए प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। तो इसी प्रकार प्रयत्न व्यक्ति को करना आता है, चलाना आता है, उसको दिए प्रत्यक्षीकरण, उनको जो जानते पूर्व परिचित है, प्रेस करना वो जानता है, इसलिए पूर्व परिचित है, वो ठीक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उसका ठीक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो ये हो गया परिचय का। फिर चित्तवृत्ति का
मन में जो है, जैसे व्यक्ति मूड के अनुसार, जैसे व्यक्ति यार बहुत खुश है और खुश है तो जिधर जिधर भी वो नजर पसारेगा उस व्यक्ति को सभी व्यक्ति खुशी खुशी दिखाई देंगे, सभी प्रसन्न प्रसन्न लोग ही उनको दिखाई देंगे ना। ऐसा उनका नहीं, उनका नजर ही प्रसन्न लोगों पर पड़ेगी, इसलिए उनको प्रसन्न ही, खुद प्रसन्न है तो उसका मूड प्रसन्न है, यानी खुद प्रसन्न है तो सभी लोग उसको प्रसन्न और सुखी खुशहाल दिखाई देते हैं। परंतु कभी व्यक्ति दुखी होता है, दुखी मन से बाहर निकलता है तो जहां भी जाता है जिसको भी देखता है तो उसको लगता है कि अच्छा ये भी दुखी होगा, अच्छा ये भी दुखी होगा, अच्छा ये भी दुखी होगा। तो नहीं, सभी को उनका दर्शन है दुखी दुखी को है नहीं। तुलसीदास जी की यह एक बहुत अच्छी जो है जो पद्य अच्छा दिखता है, अच्छा है कि जिस व्यक्ति की जैसी रही भावना उसकी वैसी कामना, यानी जैसा दर्शन व्यक्ति कर, जिसके मन में जो होता है वैसा ही दर्शन करता है। दुख होता है जिसके मन में तो दुखी दुखी लोगों के दर्शन करेगा, और खुशी होती है तो खुशी जिसके लोगों के मन में खुशी पसंद होता है ऐसे ऐसे लोगों का ही वो दर्शन करता है। तो ये हो गए प्रत्यक्षात्मक संगठन के नियम और उनकी विवेचना। तो हम ये चित्र भी बना सकते हैं, परीक्षा में आते हैं तो इनको चित्र बनाना चाहिए, है ना। ये चिन्ह के, ये वृत्त के, ये त्रिभुज के, तो चित्र भी बनाने चाहिए और इन नियमों को हम अधिक से अधिक याद करके लिख लेना चाहिए। इन पॉइंट को, इन नियमों को याद कर लेना चाहिए और ये बहुत ही कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है और इनको हमें अच्छी तरह के साथ परीक्षा में जाना चाहिए। और ये कम से कम 6 अंक ये प्रश्न है, 6 अंकों का आता है, 6 अंकों का। इसमें छोटे प्रश्न भी बनते हैं, मैंने आपको पहले से बताया, एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और यानी ये जो प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत है इसको गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, यानी गेस्टाल्ट का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया, होलर, कोपका और वर्दीमर ने किया। कब किया, 1912 में किया, है ना। और गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण, एक तरह पूर्ण, पूरा। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे प्रश्न भी बनता है। प्रत्यक्षीकरण का भी है ना, ये अर्थ होता है देखना। तो ऐसा हमने इस प्रश्न को किया है, आप सब लोगों इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इन्हीं के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।